हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 13 एंड इसके आगे के चैप्टर्स अगर पॉसिबल हो तो इंट्रोडक्शन स्किप करके हम आते हैं टाइप ऑफ असेसमेंट के ऊपर। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में असेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि असेसमेंट क्या होता है। मतलब हम जब ओवरऑल एजुकेशन को जज करते हैं कि वो कितना सीख पाया है तो वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन पर्पस। मतलब जो पर्पस के ऊपर बेस्ड होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है, सबमेटिव हो सकता है, डायग्नोस्टिक होता है। अगर हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब जो प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट्स और टीचर का जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में, उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। लाइक क्वेश्चन, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ऑब्जर्वेशंस, ये सारे इसके अंदर में आ जाएंगे। एंड देन अगर हम सबमेटिव की बात करते हैं तो सबमेटिव जहाँ पे हम असाइन करते ग्रेड, जब हम किसी भी बच्चे को ग्रेड असाइन कर रहे होते हैं, सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं उनकी अचीवमेंट का कि उन्होंने कितना अचीव किया है, तो वो सबमेटिव असेसमेंट के अंदर में आ जाएगा। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट के बीच का कंपैरिजन देखें तो फॉर्मेटिव में थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, बट सबमेटिव में एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस हम एक बेंचमार्क या एक स्टैंडर्ड मार्क्स दे देते हैं उन्हें, ठीक है। फॉर्मेटिव में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है लर्निंग प्रोसेस में या फिर क्या गैप रह गया, बट सबमेटिव में हम देखते हैं एक न्यूमेरिक ग्रेड प्रोवाइड करते हैं समराइज़ करने के लिए कि बच्चे ने ओवरऑल क्या पढ़ा है। ये सारे डिफरेंसेस भी आप इसमें देख सकते हो। देन हम आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट पे। अब ये बिफोर लर्निंग होता है। मतलब जब भी हम कोई चैप्टर या यूनिट स्टार्ट करते हैं तो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उनके बच्चे को इस वाले प्रोसेस में कितना आता है इस टॉपिक के ऊपर, ताकि उसे पता हो कि आगे उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इवन उनको फीडबैक पता चलेगा ना कि वह किस तरीके से सीखते हैं या किस तरीके से उन्होंने फॉर्मेट किया है अपने माइंड को, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिखा सकते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं दूसरा, दैट इज़ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डाटा। तो सबसे पहला क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, जहाँ पे जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जो भी नंबर्स के फॉर्म में होंगे, आपको जो भी मार्क्स दिए जाते हैं, कब कैसे, वो सारी चीज़ें। देन क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन आ जाएगा, जहाँ पे हम नंबर फॉर्म में नहीं कर रहे, हम एनालाइज कर रहे हैं। जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है वो नंबर नहीं, वो क्वालिटेटिव वे में होती है, ठीक है। जहाँ पे हम वाई और हाउ को करते हैं कि किस तरीके से और किस तरीके, हाँ आप बोल सकते हो कि किस तरीके से और क्यों, ठीक है। जो भी बिहेवियर के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनका एटीट्यूड, ये सारी जो भी ऑब्जर्वेशन होती है ना, केस स्टडी, डिस्कशंस, वो सब आ जाएंगे क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के अंदर में, ठीक है। देन बेस्ड ऑन डोमेन, तो स्कोलिस्टिक होता है और को स्कोलिस्टिक असेसमेंट होता है। मतलब स्कोलिस्टिक इन द सेंस कि जो भी आपका हो जाएगा, लाइक आप जो पढ़ा रहे हो, जो नॉलेज, जो एनालिसिस आप दे रहे हो, जो क्रिएटिविटी सिखा रहे हो, इवैल्यूएशन स्कोलिस्टिक में, मतलब स्कूल्स की जो भी एक्टिविटीज़ लाइक आपकी करिकुलम में जो आते हैं, नॉट करिकुलम, हम बोलेंगे जो आपके सिलेबस में जो भी आता है ना, वो सारी स्कोलिस्टिक के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं को स्कोलिस्टिक के, तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, लाइक आपका दूसरे एरिया होता है, लाइक गेम्स में, सिंगिंग में, या फिर अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें आपका किस तरीके के परफॉर्मेंस है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। देन नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मेजरिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहला है नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट। इसका मतलब होता है ना कि जब भी हम किसी एक इंडिविजुअल लर्नर की परफॉर्मेंस को जज करते हैं इन अ ग्रुप, मतलब हम 10 लोगों की ग्रुप लेंगे और उनमें से किसी एक का असेसमेंट करेंगे कि ये इस पूरे ग्रुप में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मतलब उन ग्रुप में से वो कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है या अलग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, जहाँ पे हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, एक रूल बनाते हैं पहले से, ठीक है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड या मैक्सिमम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि आपको इसके बीच में लाना है। लाइक आप परफॉर्मेंस को अगर हम रेट करते हैं कि हम पहले से फिक्स कर दिया हमने कि 1 से 10 तक हम उसको रेट करेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो इस चीज़ को क्राइटेरियन बोलेंगे कि हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 1 to 10 के बीच में होगा। ये क्राइटेरिया सिर्फ नंबर्स में नहीं, बाकी चीज़ों में भी हो सकते हैं। लाइक हम हाइट के बेसिस पे बोल रहे हैं कि हाइट के बेसिस पे क्या है, या फिर उसका ग्रेड कैसा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। देन आ जाता है सेल्फ रेफरेंस इप्सेटिक असेसमेंट। अब ये होता है ना कि फॉर सपोज हमने पहले भी उसका टेस्ट लिया होगा, उसको एसेस किया होगा, राइट। बट देन बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम उस बच्चे ने और ज़्यादा इम्प्रूव किया या डिप्रूव किया या फिर बिल्कुल ही नॉर्मल एकदम सी में, ये सारी चीज़ों को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो उस सेक्शन में ये काम आता है कि हम पुरानी जो भी उसकी बिहेवियर रही है या फिर जो असेसमेंट हमने किया था उसके जो भी रिजल्ट रहे उसको नए के साथ जो रीसेंट है उसके साथ मैच करते हैं और देखते हैं कि वो कितना चेंजेस है। देन आ जाते हैं ऑथेंटिक असेसमेंट
असेसमेंट के अंदर में, ठीक है। अब ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है जहाँ पे आप कोई मीनिंगफुल या कोई भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो लर्नर्स होती है उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, मैनिपुलेट कर सके, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको चेंजेस ला सके, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिल सके उन्हें। तो जो भी कंटेक्चुअलाइज ट्रेसेस होते हैं ना रियल वर्ल्ड सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो वो सब इसके अंदर में आ जाएगा। मतलब जो भी मेथड या टेक्निक होता है कि अचीवमेंट को किस तरीके से एसेस करना है वो सारी एक्टिविटी बेस्ड होगी। हम उनको एक्टिविटी देंगे देन उसके अकॉर्डिंग हम उसको एसेस करेंगे कि वो उनका परफॉर्मेंस कैसा है। देन आ जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के ऊपर। मतलब जब भी हम किस एक्सटेंट तक जो लर्नर्स है अपनी नॉलेज या स्किल को यूज़ कर रहा है, किस हद तक यूज़ कर पा रहा है, किस हद तक प्रॉपर उसको यूटिलाइज करके क्लासरूम में बेटर परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, इसको चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। जो भी यूज़फुल या नेसेसरी लर्निंग आउटकम्स जो होती है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तय की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसेस करना चाहते हो स्टूडेंट की जो स्पीकिंग स्किल है तो आप उसको पेन और पेपर टेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते, आपको ओरल फॉर्म में करना पड़ेगा, जो भी वाइवा वगैरह होते हैं उसके थ्रू। तो ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। देन आ जाते हैं आउटकम बेस्ड असेसमेंट के ऊपर। अब इससे नाम से ही पता चल जाता है, इसका मतलब ये कि आपने ओवरऑल पूरे प्रोसेस में आपने जो भी उसे पढ़ाया है, जो सिखाया है बच्चों को, ठीक है, वो आपने इफेक्टिवली सिखाया है या नहीं। ये टीचर का भी असेसमेंट इसके अंदर में आ जाता है, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कि उस टीचर ने पूरे प्रोसीडियर या फिर पूरे उस टेन्योर में, ठीक है, उसने कितना सिखाया है, उसका आउटकम क्या है, क्या वो आउटकम एक्चुअल में जो हमारी एम एंड ऑब्जेक्टिव होती है एजुकेशन को लेके क्या उसे फुलफिल कर पा रही है, क्या बच्चे उनके क्लास में कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, क्या सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट बेटर बैलेंस कर पा रहे हैं अपर या लोअर लेवल ग्रेड में, या फिर बेटरमेंट लोगों के अंदर लेके आ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में उनके क्लास में बेटरमेंट है या नहीं, वो प्रोग्रेसिव है या नहीं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाते हैं अल्टरनेटिव असेसमेंट। अब इसके अंदर में नॉर्मली हम एक आइडिया देते हैं कि जो स्टूडेंट्स है ना उसने क्या सीखा है, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हम देखते हैं किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट का। इसके अंदर में हम नॉलेज ये नहीं देखते कि हाँ बच्चा क्या कर सकता है या फिर क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम मेनली फोकस करते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है। हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी प्रोफिशेंसी जो होती है, उनका रिफ्लेक्शन किस तरीके से, किसी भी प्रॉब्लम के आने पे वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये होता है मतलब ओवरऑल जो उनकी वेलबींग होती है वो किस तरीके से ट्रेंड किए गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड होती है। देन आ जाते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आएगी, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो मेक श्योर आपको थोड़ी सी वो चीज़ें पता हो। तो इसमें जो CCE है इसमें आ जाएगा कि हमारा मेन फोकस यहाँ पे जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम चिल्ड्रन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, और ज़्यादा यूज़फुल या रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया या फिर किसी भी कंट्री का, कोई सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बनाना है, ठीक है। जो भी बर्डन होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स का वो बच्चों को सिर्फ स्ट्रेस फ्री रखने या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रेस देती है, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाना और उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करना ही मेन एम है इस चीज़ का, ठीक है, CCE का। होलिस्टिक डेवलपमेंट में आप कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ होती है, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, जो डीप थिंकिंग आप करते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंटिन्यूअस का मतलब है रेगुलरिटी, कि रेगुलर बेसिस पे हम कंटिन्यूअसली उसको कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि जो भी स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ है वो दोनों एरियाज़ को जज कर रहे हैं, हम किसी एक चीज़ को नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप CCE का देखो तो वो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब रेगुलर चलते रहता है, वो बंद नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हम सारे एरिया को कवर अप करते हैं। इसके दो कॉम्पोनेंट है कि कंटिन्यूअल और पीरियोडिसिटी। दैन द टर्म जो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं उसका मतलब इवैल्यूएशन भी होता है, जो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस होता है, करिकुलम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक एकेडमिक ईयर में डिवाइड होते हैं, जो कि 2 टर्म्स में होते हैं, जो हम सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ें। इवन मार्क्स को ग्रेड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मार्क्स नहीं देते, उनको ग्रेड देते हैं कि आप A ग्रेड में हो, B ग्रेड में हो, ताकि आप प्रॉपर एक असेसमेंट दे सको एक अप्रोप्रिएट वेटेज के हिसाब से, ठीक है। देन आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट।
यहाँ पे हम पहले से कुछ वेल डिफाइंड कॉम्पिटेंसीज रखते हैं या फिर बाउंड कर देते हैं एक लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल्स या विजन या मिशन के ऊपर, ठीक है। अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए, इस चीज़ को लाने के लिए एक लेवल ऑफ लर्नर्स को, उन्हें हम ऐसे लोग या फिर ऐसे ट्रेनर्स असाइन करते हैं जिनको ऑलरेडी नॉलेज है। इनफैक्ट हम कंपटीशन भी कंडक्ट करवाते हैं बच्चों के बीच में ताकि वो बेटर सीख सके। कंपटीशन की बात आती है तो बच्चे जीतने पे फोकस करते हैं। अब अगर वो जीतने पे फोकस कर रहे हैं मतलब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट लर्निंग, राइट। तो इस वे में ठीक है कि हर कोई जीतना चाहता है एक कंटिन्यूड फॉर्म में कि हाँ मेरे को जीतना है, मेरे को टॉपर हमेशा टॉपर आना चाहता है। अगर वो सेकंड आ गया तो फिर उसको बुरा लगता है बहुत ज़्यादा और वो और बेहतर ट्राई करता है, ठीक है। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन प्योर असेसमेंट, नाम से ही पता चलता है जब हम ग्रुप वाइज असेस करते हैं कि एक पर्सन किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस है ग्रुप में, ग्रुप परफॉर्मेंस किस तरीके से है, ठीक है। क्या वो कोलैबोरेटिव लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ कर पा रहा है, क्या वो फीडबैक को एडजस्ट कर पा रहा है। लाइक फीडबैक नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो एक इंसान ग्रुप में क्या उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर पा रहा है, क्या वो फीडबैक को पॉजिटिवली लेके बेटर परफॉर्मेंस को लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। कि उनका रिएक्शन न्यूट्रल होना चाहिए, डिलाइटेड होनी चाहिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। उनकी फर्स्ट चॉइस, लास्ट चॉइस, ये सारी चीज़ें नहीं आती इसके अंदर में, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से एक ग्रुप के साथ घुल मिल के अपनी प्रोजेक्ट्स या अपने काम को करनी है, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर में। देन आ जाते हैं ग्रुप असेसिंग इंडिविजुअल इन ग्रुप। अब एक ग्रुप में इंडिविजुअल, हमने ये तो देख लिया कि एक ग्रुप किस तरीके से फंक्शन करती है, सॉरी उसका मैंने वो बोल दिया था कि ग्रुप किस तरीके से एक साथ मिलके कर पा रही है, चल पा रही है। अब इसमें है कि एक ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर बंदे को हम एसेस कर रहे हैं कि इस ग्रुप में इस पर्टिकुलर बंदे का क्या टेक है, क्या रोल है, वो किस तरीके से एडजस्ट कर पा रहा है वहाँ पे, ठीक है। किस तरीके से लीड कर पा रहा है, किस तरीके से साथ में लेके चल पा रहा है प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जो कैपेसिटी होती है ग्रुप की हम उसमें वो देखते हैं, जो साइज़ ऑफ द ग्रुप वो भी मैटर करते हैं, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देन टूल्स फॉर असेसमेंट, सबसे पहला पोर्टफोलियोज़। पहले के टाइम पे नॉर्मली ज़्यादातर पोर्टफोलियोज़ यूज़ होते थे जहाँ पे वेल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होती थी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, कौन से क्राइटेरिया यूज़ करने, गाइडलाइंस क्या है, जो भी हम मटेरियल्स यूज़ करने वाले, वाइसली जो भी वर्क्स की पीसेस होती है जो हम सेलेक्ट करते हैं कि चेक करने के लिए, वो सारी चीज़ें प्रॉपर दी गई होती है। इवन जो स्टूडेंट्स का रोल है उसकी एविडेंस प्रॉपर वे में मेंशन की जाती है। अलग अलग होती है, लाइक वॉकिंग पोर्टफोलियो बन सकता है, बेस्ट वर्क जो डिस्प्ले शोकेस का पोर्टफोलियो बनता है, या असेसमेंट पोर्टफोलियो बनता है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। देन दूसरा है रूब्रिक। अब रूब्रिक मतलब एक स्कोरिंग टूल होता है जहाँ पे हम एक सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं बच्चों को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, कि बच्चों को चेक करने के लिए। इसके अंदर में जो भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन होता है ना किसी भी काम का, वो हम देखते पूरी, मतलब उनका एक बच्चे का जो भी पूरा काम है उसको अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं और हर कंपोनेंट को अलग तरीके से डिस्क्राइब या कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उसके काम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस को दिखाता है नॉर्मली यहाँ पे स्किल्स, आपकी कंटेंट स्किल, आपकी वर्किंग हैबिट्स, आपकी लर्निंग आउटकम क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। अब होलिस्टिक लुब्रिकेट्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट्स को एसेस करते हैं, मतलब सिर्फ एक एट्रीब्यूट होगा जिसे हम एसेस कर रहे हैं। वहीं एनालिटिक लुब्रिकेट्स की बात करें तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे हम एसेस करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द ये जो भी कन्फ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं, एनालिटिक में, होलिस्टिक में एक होते हैं सिर्फ, ठीक है, जिसे आप जज कर रहे हो तो पूरा। देन लर्निंग लॉग्स एंड जर्नल्स। अब इसका मतलब है एक पर्सनलाइज लर्निंग रिसोर्सेस है बच्चों के लिए जहाँ पे आप लर्निंग लॉग्स पे फोकस कर रहे होते हैं। मतलब जो भी लर्निंग चैलेंजेस होती है जो टीचर सेट करती है उस चीज़ को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और उसको सही करना है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब हर लोग का एक यूनिक रिकॉर्ड हो सकता है चाइल्ड की थिंकिंग या फिर लर्निंग के ऊपर, ठीक है। मतलब लर्निंग जर्नल्स नॉर्मली होता है नोट्स का कलेक्शन, ऑब्जर्वेशंस का कलेक्शन, थॉट्स या जो भी अदर रेलिवेंट मटेरियल्स होते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे बिल्डअप होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएंगी, ठीक है।
जो भी पर्सन्स मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो होती है लर्नर्स की ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है। एंड देन मीडियम ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो भी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ हो सकती है लाइक क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ के ऊपर हम फोकस करें, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाएगी, ठीक है। आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक क्यों ये करना चाहिए। एंड देन ये चीज़ें आप देख सकते हो जहाँ पे फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है, कि किस तरीके से एक जर्नल लिखा जाता है ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। देन हम आते हैं ग्रेडिंग के ऊपर। अब ग्रेड्स एक स्टैंडर्डाइड मेजरमेंट होती है जहाँ पे आप ABCD के नाम पे देते हैं, ठीक है। इवन परसेंटेज के देखें, अगर स्केल पे देखें तो 5.0 तो 1.0 ऐसा डिस्क्रिप्शन देता है। लाइक इवन अगर हम डिस्क्रिप्टिव मोड में देखें तो एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री और नीड्स इम्प्रूवमेंट, ये सारी टर्म्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं किसी को ग्रेड करने के लिए कि आप बहुत अच्छे हो या तो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, या तो आप एवरेज हो या फिर थोड़े बहुत सही हो, आपको बेटरमेंट चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है। मतलब ओवरऑल ग्रेडिंग सिस्टम आप यहाँ पे ये टेबल देख सकते हो जहाँ पे आपको स्पेसिफाइड आइडिया मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, दैट इज़ यूनिट 14, एसेसिंग एबिलिटीज़, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन स्किप करते हैं एज यूजुअल और आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी और स्किल, कि एबिलिटी और स्किल्स के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम टेबल पे आ जाते हैं जहाँ पे इजीली हम समझ सकते हैं। सबसे पहले एबिलिटीज़ इनहेरिटेड होती है, जो हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है, हमारे से। एंड देन स्किल्स जो होती है वो सीखा जाता है, मतलब एबिलिटीज़ हमें मिलती है जन्म से एंड देन स्किल्स सीखते हैं, ठीक है। एबिलिटीज़ नेसेसरीली एक हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे लीड नहीं करती है, ठीक है, कि बस आपकी एबिलिटी से लेकिन आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग होती है, ठीक है। बट स्किल्स ये सीखी जाती है, ठीक है, एक हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देती है। अगर आप स्किल्स कोई भी स्किल्स एक्वायर करते हो तो आपको जॉब लग सकती है, बेटर बिजनेस कर सकते हो एंड ऑल। देन एबिलिटी स्टेबल होती है बट स्किल्स स्टेबल नहीं होती, वो हमेशा चेंज होते रहती है, ठीक है। स्किल्स आपको क्या है और आप बेटरमेंट भी पा सकते हो, मतलब बेटर स्किल्स हो सकती है, थोड़ा कम लेवल पे हो सकता है, ये सारी चीज़ें। देन एबिलिटीज़ आपको ट्रेनिंग के थ्रू नहीं मिलती है, ठीक है, वो होती है हमेशा, बट स्किल्स आपको ट्रेनिंग के थ्रू मिलेगी, इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेंगे। देन एबिलिटीज़ कॉग्निटिव साइकोमोटर होती है, बट स्किल्स होती है कॉग्निटिव, मतलब एबिलिटीज़ नहीं, मतलब हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है कि है भी नहीं भी है, बट स्किल्स होती ही होती है, ठीक है। आप प्रॉपर उसके लिए मेहनत करते हो देन सीखते हो। आप ये केस स्टडी देख सकते हो जिससे आपको आइडियाज़ मिल जाए। स्किल एंड एबिलिटीज़ का यहाँ पे भी है, लाइक न्यूमेरिक स्किल की आप बात करो तो एबिलिटी टू यूज़, आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई भी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सॉल्व कैसे कर रहे हो। द नंबर फैसिलिटी आपकी कितनी रैपिडली आप कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है, कि आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो नंबर्स के साथ, ये सारी चीज़ें। देन स्किल्स होता है न्यूमेरिकल को रिकॉग्नाइज करना, वही दूसरी तरफ एबिलिटीज़ मतलब मैनेज, टाइम को कैसे मैनेज करना है, आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को यूज़ करके बेटरमेंट, अपने स्किल्स में बेटरमेंट लेके आ रहे हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब 5 एबिलिटीज़ होती है जो अटेंशन में इंक्लूडेड होती है। सबसे पहला एबिलिटी टू फोकस, क्या आप फोकस कर पा रहे हो, दूसरा अपने फोकस को रख पा रहे हो प्रॉपर, ठीक है, कंटिन्यूस रख पा रहे हो। देन कोऑर्डिनेट अटेंशन, जो भी आपका अल्टरनेट या कोऑर्डिनेट, एक काम दो एक साथ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी होती है। देन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट होनी चाहिए आपके अंदर में, कि आप किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। देन आप अटेंशन को डिवाइड करके मल्टीपल थॉट्स में किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही उसको नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आएगा। देन टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहला कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मतलब जो भी सोचने की, जो रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है ना, वो आ जाती है इसके अंदर में। जो भी आप किस तरीके से अपनी ओवरऑल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रहे हो, उसको यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सोच रहे हो प्रॉपर, मतलब एनालाइज कर रहे हो किसी चीज़ को। रीजनिंग मतलब होता है ना कि जब भी कोई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ऐसा टफ है या फिर घुमा फिरा के लिखा है, आप फिर भी उसका प्रॉपर आंसर निकाल पा रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंसिव हो, अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। मतलब आपकी आइडियाज़ की फ्लुएंसी कैसी है, ओरिजिनलिटी कैसी है, प्रॉब्लम सेंसिटिविटी, आप प्रॉब्लम को लेके किस तरीके से बिहेव करते हो, किस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। देन आपकी जो भी डिडक्टिव रीजनिंग है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग की आप किस तरीके से, वो सारी चीज़ें आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। देन नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हम ऐसा
कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, मतलब इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते, बट अगर हम फिर भी बोले तो ये पर्सनालिटी, जो भी टेम्परामेंट या इंटरेस्ट एटीट्यूड होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, बिकॉज हर किसी का जो इमोशनल या सोशल स्किल्स होता है वो डिफरेंट होता है हर किसी से, मतलब हर किसी का सेम नहीं होता। आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो अपने इमोशन को, किस तरीके से खुद को परसीव कर रहे हो, अपने बारे में आप क्या सोचते हो, किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हो या प्रोसेस कर रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन को जो भी आपके पास है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, अब वाई टू एसेस नॉन कॉग्निटिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़, तो लेविन ने रिफर किया था कि नॉन कॉग्निटिव स्किल्स वैसे स्किल्स होते हैं जो जनरली एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स या वैल्यू, जो भी अडल्ट कॉम्पिटेंसीज के अंदर में आती है ना, वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या स्किल्स को करना, बिकॉज एक पर्सन का एटीट्यूड, परसेप्शन, या फिर वो किस तरीके से लेता है अपनी चीज़ों को, किस तरीके से बिहेव करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से सीखेगा या फिर बेटरमेंट लेके आएगा अपनी चीज़ों में, या किस तरीके से वो प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसे सॉल्व कर पाएगा, कितना डीपली सोच पाएगा, अपनी रीजनिंग को यूज़ कर पाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरत है ये। ठीक है, कि आप सीखते हो वहाँ पे कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से बेटर लोगों के साथ रह के चीज़ें डेवलप्ड करनी है, ये सारी चीज़ें। देन आता है असेसिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। तो इसके अंदर में मेन ये चीज़ बताई हुई है कि जो एप्टीट्यूड होती है ना, उसका मतलब होता है एक नेचुरल एबिलिटी या स्किल जो आपके अंदर में होती है। ठीक है, अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो जहाँ पे हम उनका एक्वायर्ड स्किल जो होती है इंडिविजुअल की, कि पहले से उनके पास है, जो उन्होंने एक्वायर करी है, वो सारे स्किल्स को चेक करते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्ट देते हैं, एक मतलब जो भी उनकी कॉग्निटिव स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, नॉलेज है किसी भी इंडिविजुअल का, या फिर ओवरऑल उनकी लाइफ का एक्सपीरियंसेस क्या है, बिकॉज लाइफ की एक्सपीरियंसेस बहुत सारी चीज़ें बताती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है, उसकी स्किल एबिलिटी किस तरीके से, ये सारी चीज़ों को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट वाले बोले, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे हम सोचने की क्षमता को देखते हैं। ठीक है, देन स्पेशल रीजनिंग टेस्ट, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन विजुअलाइज चीज़ें, देन वर्बल कि उस वो यूज़ ऑफ वर्ड्स, उसकी यूज़ ऑफ वर्ड्स कैसी है जब वो बात कर रहा है, एंड वो सारी चीज़ें। देन लॉजिकल में आ जाएगा, जो भी लॉजिकली आपका किस तरीके से आप लॉजिकली इंटरप्रेट कर पा रहे हो चीज़ों में। विजुअल, जहाँ पे आप मेंटल इमेज कैसे बना पा रहे हो, कि टेक्नोलॉजिकली मतलब आप उस डिज़ाइन को अपने माइंड मैप में बना रहे हो। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे हो। इन ट्री एंड ई ट्री एक्सरसाइजेस, जहाँ पे आप जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, जहाँ पे हम जनरल एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं, या फिर किसी भी सीरीज ऑफ टास्क में उसका बिहेवियर कैसा है, मैकेनिकल हो सकता है, सिचुएशनल हो सकता है, न्यूमेरिकल टेस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आती है। देन नेक्स्ट इज असेसिंग एटीट्यूड्स। इसमें आ जाएगा जो भी एटीट्यूड, जैसे कि पॉजिटिव, या ये ना एक लर्न पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन होती है किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या आइडिया को लेके। ठीक है, ये इफेक्टिव है लर्निंग प्रोसेस में, बिकॉज एटीट्यूड बहुत मैटर करती है कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे, किस तरीके से चीज़ों को डेवलप्ड कर पा रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, देन डिटरमाइन, इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो है कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं इसको चेक करने के लिए। तो सबसे पहला है टू डिटरमाइन द एटीट्यूड यू वांट टू मेजर, कि पहले आप तय कर लो, ठीक है, जो भी आपका टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पीयर ग्रुप, एकेडमिक सेल्फ वर्थ एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें आप बना लोगे, पहले डिटरमाइन कर लोगे कि ये आपको देखना है। देन प्रिपरेशन ऑफ अ क्वेश्चनर, की क्वेश्चनर तैयार करो उस चीज़ से जो उस चीज़ को फुलफिल कर रहा हो, उस पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा हो। देन स्टैंडर्डाइज्ड एटीट्यूड मेजर फिक्स करना है कि आपको किस तरीके से, लाइक इंस्ट्रक्शनल गोल्स के अकॉर्डिंग या एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें ना तय कर लेनी है। देन कोई भी एडमिनिस्टर, जो क्वेश्चनरी का ना एडमिनिस्टर करना है बिगनिंग में और एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट। ठीक है, मतलब आप जब कोई भी क्वेश्चनरी कंडक्ट करवाते हो तो स्टार्टिंग में और लास्ट में, ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद वो एटीट्यूड का क्या रिस्पॉन्स है लर्नर का किसी भी चीज़ को लेके, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी है कहीं ना कहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा टू मेक इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस, कि आप अपनी जो डेटा को है उसको प्रॉपर एनालाइज करके ऑर्गेनाइज कर रहे हो ताकि डिसीजन लेना इजी हो जाए। ठीक है, फिर टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करना लर्नर को कि उसने क्या सीखा है, किस तरीके से सीखा है। इवन आप डाटा का यूज़ करके उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी टीचिंग की स्ट्रेटजीज होती है उसको, ताकि आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सको। लाइक आप क्वेश्चनरी अगर कंडक्ट करवा रहे हो तो जो पॉजिटिव गोल इंटरडिपेंडेंस है, टीचर एकेडमिक सपोर्ट, टीचर पर्सनल सपोर्ट, पीयर सपोर्ट आप बोल सकते हो, लर्निंग एनवायरनमेंट,
लेना उनको प्रॉपर पॉजिटिव वे में, इवन जो टीचिंग की स्ट्रेटेजीज है उसमें चेंजेस लेके आना, असेसमेंट का तरीका फेयर रखना, एलिनेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं असेसिंग पर्सनालिटी के ऊपर। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वो होता है कि हम जब भी किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम पर्सनालिटी को मतलब इंटरप्रेट करते हैं या फिर जज करते हैं। दैट इज़ कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये सारी टर्म्स बहुत आजकल नॉर्मल है, राइट। तो ये एक पर्सनालिटी का जजमेंट है कि कोई पर्सन डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर स्टेट्स या इंटरेस्ट के साथ होता है। किसी को बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है, अपनी फैमिली प्योर्स प्रेशर इन सब बनाना, मतलब ये सब बनाने में, दोस्त वगैरह एंड ऑल में, बट कुछ लोगों को नहीं पसंद, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ रहते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा पार्टी एंड ऑल में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये सब पर्सनालिटी है, ठीक है। तो आप इसको जज करने के लिए ना आप कोई भी सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस पे फोकस कर सकते हो, उनकी फीलिंग, उनकी थॉट, उनकी बिहेवियर, ये बताता है कि एक पर्सन कितना यूनिक है वो, ठीक है, किस तरीके से सोचता है, ये सारी चीज़ें। देन पर्पस ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। अब पर्पस, मेन पर्पस क्या है इसका, ठीक है। तो मेन पर्पस क्लिनिकल, एजुकेशनल, अगर इस सारे कंटेक्स्ट में देखें ना, तो इन क्लिनिकल सेटिंग्स की अगर बात करें तो पर्सनालिटी असेसमेंट होता है डायग्नोज करके, मतलब जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है एक पर्सन में, वो सारी डायग्नोज करते हैं ताकि हमें पता चले कि टुवर्ड्स डेमसेल्फ, मतलब एक पर्सन का अपने आप को लेके क्या परसेप्शन है और दूसरों के लेके क्या परसेप्शन है, वो क्यों ऐसे बिहेव करता है, ठीक है। एजुकेशनल सेटिंग की भी अगर बात करें तो जो रिजल्ट होती है पर्सनालिटी असेसमेंट का, जैसे कि आप प्रॉपर गाइडेंस देना, काउंसलिंग देना बच्चों को, ताकि इस तरीके से आप कर सकते हो। हेल्थ में भी अगर हम बात करें तो जो भी क्रॉनिक इलनेस को लेके अडेप्टेशन क्या है, मेंटल इलनेस को लेके क्या अडेप्टेशन है, या जो इंडिविजुअल की स्ट्रेस लेवल होती है, ठीक है, आपको किस तरीके से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम टूल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स है जिससे हम पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, तो सबसे पहला है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। अब ये एक ऐसा टेस्ट है जो पर्सनालिटी को लेकर मेनली, जो कि हमारे थॉट्स, एक पर्सन की फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होती है, वो सारी चीज़ को देखती है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रेंज में डालते हैं, जहाँ पे 1 नंबर हम स्ट्रांगली डिसएग्री को बोलते हैं और 5 नंबर स्ट्रांगली एग्री करने को बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम ये पॉइंटर्स तय करते हैं ना, कि हमारे पास भी क्वेश्चनरीज आते हैं जहाँ पे हमें पॉइंट देने पड़ते हैं कि 1 फॉर नॉट सेटिस्फाइड एंड 5 फॉर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम थॉट्स, फीलिंग या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को रेट करने के लिए चेक करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मतलब ऐसी चीज़ें लाइक जो भी एम्बिगस इमेजेस होते हैं ना, या फिर कोई भी स्टिमुली, लाइक किसी भी इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस थॉट, अनकॉन्शियस फियर होते हैं किसी के अंदर, जिसे पता नहीं होता, बट वो फियर, वो डिज़ायर, वो नीड्स, वो कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करती है उनके अंदर, उनके कोर में, ठीक है। मतलब उनके अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है जिनका रियलाइजेशन होने नहीं है। ये एक कोर टेक्निक है जहाँ पे आप उस चीज़ को मतलब रिवील करवाते हो कि आपके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, ठीक है। लाइक थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट हो सकता है, लाइक ऐसा पिक्चर आप यूज़ कर सकते हो कि काम आ जाए, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये सारी चीज़ें इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा अगर आप चेक करना चाहते हो, एक्चुअल में चेक करना चाहते हो तो, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देन आ जाते हैं हम असेसिंग सोशल स्किल्स पे। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, जो भी एक पर्सन डे टू डे लाइफ में जो भी बोलता है, ठीक है, लाइक देखो सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करती है कनेक्शंस बनाने में, ठीक है, लोगों के साथ। देन जब भी कोई पर्सन, कोई लर्नर टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करता है, या कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहा होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका सोशल स्किल बहुत ही एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि विद एन एक्टिव सोशल स्किल वो और ज़्यादा बेटर कर पाएगा, ठीक है, लाइक और ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेके एक पर्सन का सोशल स्किल्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो जब उसका ग्रुप प्रोजेक्ट होगा या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी, तो वहाँ पे उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे, राइट, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि सोशल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपका सोशल स्किल्स होता है तो आप प्रोजेक्ट्स वर्क भी अच्छे से कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से प्रॉपर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है, लाइक इसके अंदर में फॉर्मिंग स्किल्स होती है कि लाइक आप किस तरीके से कोऑपरेटिवली लर्न कर पा रहे हो,
इंडिविजुअल्स के साथ ग्रुप में आपकी टीम स्पिरिट कैसी है। देन फंक्शनिंग स्किल, जहाँ पे आप जहाँ पे आप अपने वर्किंग रिलेशनशिप को किस तरीके से मेंटेन कर पा रहे हो, अपने आइडियाज शेयर कर पा रहे हो। देन फॉर्मुलेटिंग स्किल्स, जहाँ पे आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है या फिर रीजनिंग स्ट्रेटजीज आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें। देन फॉर्मेटिंग स्किल्स भी आएगी, जिसके अंदर में आपका जो भी होता है कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये सब जो डिस्टर्बेंस हो रही है ना, आई एम एक्चुअली सॉरी फॉर दिस, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, ओके, हम आ जाते हैं कि बेसिक चीज़ें, जो बेसिक एग्जाम्पशंस है जो आते हैं असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स के अंदर, कि सोशल स्किल्स सीखी जाती है हर कोऑपरेटिव रिलेशन में। बहुत ज़रूरी है कि वो सोशल स्किल्स से रिलेटेड हो। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब टीम वर्क स्किल होती है ना, तो इंसान और ज़्यादा सीख सकता है। तो इसलिए टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो और ज़्यादा टीम वर्क उसको सिखाए बच्चों को। ठीक है, देन रूल्स वगैरह जो भी टीम वर्क के स्किल्स होते हैं कि स्पेसिफिक होना है, स्मार्ट होना है, कि छोटी चीज़ में लाइक हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे कैसे फोकस करना है, ओवर लर्निंग एम्फेसाइज नहीं करना। ठीक है, आपको हर टाइम में बेटरमेंट पे फोकस करना है, इवन बिहेवियरल पैटर्न जो होती है उन सारी चीज़ों पे फोकस करनी है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल्स दिए हुए जिसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।